तो हेलो गाइस, देखिए हम यहाँ पे जो जीएस जीके के हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, ये आज उसमें पार्ट 11 है 11। और इसके पहले हमने यहाँ पे आपके 10 सीरीज यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। जो अभी तक नहीं देखा है यार, ये 10 वीडियो जाके देख ले, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2023 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को किस मंत्रालय पर बनी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मतलब रसायन और उर्वरक पर बनी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया। शशि थरूर जो है वो मैं आपको बता दूं, केरला से ये एमपी हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इनकी एक बुक है द एरा ऑफ डार्कनेस। द एरा ऑफ डार्कनेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है? तो सरकारी खातों में से संचित निधि भी है, लोक लेखा निधि भी है और आकस्मिक निधि भी है। ए यहाँ पे नहीं है, तो ए इसका सही आंसर है। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले संचित निधि की। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या इसी को क्या बोलते हैं? संचित निधि बोलते हैं, संचित निधि। और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरी चीज़, इसमें गवर्नमेंट जितने भी टैक्स से पैसे पाती है, जो गवर्नमेंट लोन लेती है, या इसके अलावा जो भी पैसे गवर्नमेंट पाती है, वो सारे पैसे संचित निधि में, भारत के संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इससे पैसा निकालना है, अगर इससे पैसा हमको विथड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब संसद से हमको क्या होगा, यहाँ पे इसको अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी ये पैसा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई संचित निधि की बात। इसके बाद दूसरा जो है आकस्मिक निधि, या इसको भी CFI ही बोल देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूंगा आकस्मिक निधि। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आकस्मिक निधि बोल देंगे इसको। जो इसका प्रावधान है वो आर्टिकल 267(1) में किया गया है भारतीय संविधान में। और इसमें कौन कौन सा पैसा आता है? तो ये पहली बात तो अर्जेंसी के लिए बनाया गया है। मान लो कोई अनफॉर्सिन कंडीशन आ जाती है, मान लो जैसे फ्लड आ गया, जैसे कहीं पे आपने बहुत ज़्यादा डिसास्टर अगर आ गया, तो उस कंडीशन में इसमें रखे हुए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर पैसा आपको निकालना है तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही निकालते हैं, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? तो वो सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी कहाँ का? सेक्रेटरी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब जो वित्त मंत्रालय होता है उसकी सेक्रेटरी यहाँ पे इसका मैनेजमेंट करता है। किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, मतलब राष्ट्रपति के बिहाफ पे यहाँ पे सेक्रेटरी इसका यहाँ पे देख रेख मैनेजमेंट करता है। तो ये हो गया CFI के बारे में, मतलब ये आकस्मिक निधि या आप बोल सकते हैं भारत की आकस्मिक निधि के बारे में हो गया। उसके बाद एक है भारत के लोक लेखा निधि मतलब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या इसको हम PAI बोल सकते हैं। तो ये जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) में यहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें पहली बात तो ये जो गवर्नमेंट होती है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसमें जो पैसा होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हक नहीं होता है। तो पैसा किसका है? ये पैसा पब्लिक का है। पब्लिक जो बहुत कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की होती हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट को पैसे देती है। तो एक्चुअली में पैसे तो पब्लिक के ही है ना, गवर्नमेंट के पैसे तो हुए नहीं। तो पब्लिक के पैसे गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो सारे पैसे जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं अंडर आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 में ये रखा जाता है। तो ये हो गया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। हेंस द राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज को नए साल के रूप में मनाया जाता है? तो नवरोज जो है वो पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ईसाई समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो त्यौहार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आप देखेंगे गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे होता है। फिर आप देखोगे एक होता है ईस्टर, ईस्टर होता है। फिर आप देखोगे क्रिसमस होता है। तो ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सब ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद आप देखोगे अगर जो सिख समुदाय होता है इसके द्वारा कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप देखोगे लोहरी फेस्टिवल जो होता है वो सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। लोहरी के बाद बैसाखी फेस्टिवल भी सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एक होता है मोहल्ला करके, होला मोहल्ला, ये भी फेस्टिवल सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। बात करते हैं बौद्ध समुदाय की। बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला जो फेस्टिवल है वो कौन कौन सा है? तो आप देखोगे एक है निर्वाण फेस्टिवल, निर्वाण फेस्टिवल होता है। ये सही से विजिबल नहीं, मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ। एक होता है निर्वाण फेस्टिवल। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बौद्ध में एक होता है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, लेकिन ये बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है।
हेमिस फेस्टिवल भी यहाँ पे बौद्ध समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। ये सारे फेस्टिवल्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आमेर का किला है, आमेर का किला मतलब आमेर फोर्ट जो है, ये 16वीं शताब्दी में किस शासक द्वारा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनवाया गया था? तो ये राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसको बाद में राजा मिर्जा जय सिंह के द्वारा इसको फिर से यहाँ पे आगे का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब कंप्लीट किया गया था। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान ने किस कंट्री से जो शासन का संसदीय प्रणाली होता है, शासन का संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ये किस कंट्री से लिया गया है? जानते हैं हमारे भारत के संविधान में जो बहुत सारे प्रावधान है, कई सारे प्रावधान जो हैं वो अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लिए गए। तो यही पूछ रहा है कि जो संसदीय प्रणाली है वो किस कंट्री से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटेन से आप देखोगे सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर आप देखोगे रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आप देखोगे सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आप देखोगे जो द्विसदनीय व्यवस्था होती है, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म जो होता है ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि रूस से क्या क्या लिया गया है। रूस से, तो रूस से बात कर लेते हैं। रूस से सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब क्या है? मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य के बाद आप देखोगे जो प्रेम्बल में जस्टिस है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो भी यहाँ पे रूस से ही लिया गया है। फिर बात करते हैं रूस से क्या क्या लिया गया है, सॉरी यूएसए से क्या लिया गया है। यूएसए से अगर हम बात करेंगे यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो यूएसए में आप देखेंगे सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से। फिर आप देखोगे यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बाद आप देखोगे यूएसए से और क्या लिया गया है, तो और आपको कमेंट बताना है, अभी याद नहीं आ रहा है यार। फ्रांस से हम देखेंगे अगर रिपब्लिक शब्द, सॉरी फिर से बता देता हूँ आपको, जो रिपब्लिक शब्द है वो रिपब्लिक ये कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद आप देखोगे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, फ्रेटर्निटी, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी यहाँ पे फ्रांस से लिया गया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, आ सकते हैं, तो सबको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओडिसी गुरु थे वो कौन है, जो कि भुवनेश्वर में उनका पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 प्राप्त हुआ है? तो वो हैं रविकांत महापात्रा। ओडिसी गुरु और भी हैं कुछ, जैसे आप देखो कोई केलुचरण महापात्रा, कौन है? केलुचरण, केलुचरण महापात्रा। ठीक है, ऐसे आप देखोगे एक है सोनल मानसिंह, कौन है? सोनल मानसिंह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखोगे जो हेमा राजगोपालन है और विद्या सुब्रमण्यम है, ये दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में शास्त्रीय गायिका जो नैना देवी थी, इनको निम्नलिखित में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया था। ठुमरी जो गायिका थी, ठुमरी जो था इसके लिए, ठुमरी जो गायन शैली थी इसके लिए यहाँ पे इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ठीक है, जो कजरी है ये कहाँ से संबंधित है? यूपी और बिहार से संबंधित है, यूपी और बिहार से संबंधित है कजरी। ठीक है, टप्पा जो है ये पंजाब से संबंधित है, कहाँ से? पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस धर्म और उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? तो जैन धर्म इज द राइट आंसर। देखिए मैं आपको जैनिज्म के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। जैनिज्म, जैनिज्म सबसे पहले तो 6th सेंचुरी BC से संबंधित है। ठीक है, इसमें टोटल कितने टीचर्स हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे इसमें टोटल, 24 टीचर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट थे उनका नाम क्या था? फर्स्ट जो थे उनका नाम था ऋषभ देव। फटाफट से रिवाइज करते हैं, ऋषभ देव उनका नाम था। जो 24वें थे उनका नाम क्या था? 24वें जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी उनका नाम था। और महावीर स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आप देखेंगे कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के। ठीक है, इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था।
और इनकी माता का नाम जो था वो त्रिशला था। ठीक है, इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में कैवल्य प्राप्त किया। कैवल्य का मतलब होता है हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। कैवल्य की प्राप्ति इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में ही, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं यहाँ पे। जो जैनिज्म है मतलब जैन धर्म है, उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके 3 जेवल्स होते हैं। 3 जेवल्स होते हैं। 3 जेवल्स में कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है राइट फेथ, दूसरा होता है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, और तीसरा होता है राइट एक्शन। ठीक है, ये 3 क्या है? जेवल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 5 डॉक्ट्रिन्स हैं। 5 डॉक्ट्रिन्स हैं। कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं? तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले सत्य है, सॉरी भाई, सॉरी चल रहा है, देखिए सत्य है पहला। उसके बाद आप दूसरा देखोगे अहिंसा है, तीसरा देखोगे आप तो अस्तेय है, चौथा अपरिग्रह है, और पांचवा जो है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य, ठीक है। सत्य मतलब सत्य, ट्रूथ। अस्तेय अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये 5 डॉक्ट्रिन्स थे यहाँ पे जैनिज्म के, और 3 जेवल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखोगे और क्या चीज़ें हैं जो कि इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 सिद्धांत हैं, एक है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद आपको याद रखना है, और एक श्यादवाद। श्यादवाद जो है ये भी कहाँ संबंधित है? ये भी जैन धर्म से संबंधित है। कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछता है ये कि किससे संबंधित है, आपको बताना है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना जो पहला सरमन था, जो फर्स्ट सरमन था, वो कहाँ दिया था? उन्होंने पावा में दिया था, और पावापुरी में ही इनकी डेथ हो गई थी 468 ईसा पूर्व में, 468 बीसी में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि इस यहाँ पे बाद में चल करके जो जैन धर्म था ये 2 भागों में टूट गया था। एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। ठीक है, जो श्वेतांबर था इसका लीडर था स्थूल बाहु या स्थूल भद्र बोलते हैं, स्थूल भद्र। और दिगंबर जो था इसका लीडर कौन था? भद्रबाहु। क्या था? भद्रबाहु इसका लीडर था। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि इसमें यहाँ पे 2 जैन काउंसिल भी हुई थी, फर्स्ट जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। सेकंड जो काउंसिल हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था देवर्धि इसके अध्यक्ष। तो ये टोटल जानकारी थी जैनिज्म के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी मैं जैनिज्म के अलावा बौद्ध धर्म की आपको बताऊंगा। जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना कौन किया है? गौतम बुद्ध ने किया था। मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं इसको, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ थोड़ी बहुत बातें। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, सारनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने, हम जानते हैं, ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण भी करवाया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे शाहजहां ने और क्या करवाया था, तो और भी कई सारी चीज़ों का इन्होंने निर्माण करवाया था। उसके बाद जहांगीर जो था, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी देर से कलर एक चल रहा है। तो जहांगीर था, ये इसको पेंटिंग बहुत पसंद थी, तो पेंटिंग के लिए जाना जाता है। औरंगजेब जो था इसने जजिया लगा लिया था, और किस पे? गैर मुसलमानों पे क्या लगाता था? जजिया कर लगाता था। ठीक है, और इसकी इसी कट्टरता की वजह से, क्योंकि ये कट्टर मुसलमान था, कट्टरता की वजह से यहाँ पे जो मुगल वंश था उसका अंत भी हुआ। अकबर की बात करते हैं। अकबर ने यहाँ पे फतेहपुर सीकरी नामक जो है शहर किसने बसाया था? तो वो यहाँ पे अकबर ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, देख लेते क्वेश्चन तो नहीं छूटा है। निम्नलिखित में से कौन 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 38 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी था? वो थे के श्रीकांत। कपिल देव जो थे वो कप्तान थे 1983 में। ठीक है,
ऐसे आप देखोगे 2011 में जो भारत जीती थी उसमें कौन था, तो उसमें MS धोनी थे कैप्टन। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य है? तो गेहूं का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें किस किस चीज़ में नंबर 1 पे है, तो शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ने के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है। पोटैटो, पोटैटो मतलब टमाटर में, सॉरी आलू में, आलू में नंबर 1 पे है। उसके बाद आप देखोगे व्हीट में तो हो ही गया, फिर मैंगो, मैंगो में भी नंबर 1 पे है कौन, उत्तर प्रदेश। बिहार में अभी मखाना बोर्ड स्थापना किया जाएगा, मखाना बोर्ड, ये बजट में बोला गया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखोगे अभी बर्ड काउंटिंग की गई थी, बर्ड काउंटिंग, और बर्ड काउंटिंग में सबसे नंबर 1 पे कौन सा स्टेट आया है, तो वो है पश्चिम बंगाल आया है। असम में आप देखोगे सतरिया डांस मनाया जाता है, सतरिया डांस जो है असम से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाफिंग गैस किसके नाम से, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है। N2O इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये जो है भुवनेश्वर में स्थापित आयोजित किया गया था। भुवनेश्वर किसका राजधानी है, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है। उसके बाद दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है, असम की राजधानी है। और चंडीगढ़ जो है वो पंजाब एंड हरियाणा, ये दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। और हाई कोर्ट भी पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में ही है। भारतीय सशस्त्र अधिनियम इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 के पारित होने के समय भारत में वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के टाइम ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 भी इसी के टाइम पे आया। ठीक है। बात करें लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो 10वीं सेंसस था, ठीक है, जो सेंसस था वो साइंटिफिक रूप से जो कि चालू हुआ था 1881 में, तो वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही चालू हुआ था। वैसे तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में चालू हुआ था, लेकिन साइंटिफिक रूप से हर 10 वर्ष में कराए जाने के लिए जो चालू हुआ था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे चालू हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो थे, ये स्वदेशी मूवमेंट जो चला था, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में, तब यहाँ पे जो थे वो लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे थे। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कब्ज जो हो जाता है, इससे राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, तो फाइबर का हमको यहाँ पे सेवन करना चाहिए अगर हमको कॉन्स्टिपेशन से राहत पानी है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो ये पिछले वाली पेपर में भी आया था, तो हम बार बार देख रहे हैं कि जो नेशनल मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है नीति आयोग। मैंने आपको बताया नीति आयोग मतलब क्या होता है, नीति आयोग का मतलब है, सॉरी, नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका गठन कब किया गया था, 2015 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। तो नीति आयोग इसको जारी करता है, और इसके अनुसार बहुआयामी गरीबी आबादी का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो बिहार में है। वैसे भी सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार सबसे गरीब राज्य है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे झारखंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल, आपको याद रखना है। सरहुल फेस्टिवल होता है वो झारखंड में होता है। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता के कारण भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। वह कानून निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वो था केलिको एक्ट, केलिको अधिनियम वो था। केलिको इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। एनोरेक्सिया नोर्वोसा जो है वो किशोरों में खाने का एक विकार है, इसमें शरीर का भाग घट जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है तेंदुलकर समिति के आधार पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा मतलब जो BPL को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है 816 रुपये बताया गया, और शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये बताया गया। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इस हिसाब से ए इज द राइट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारत में किस नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदरी लाखिया शामिल हैं, तो ये कथक से संबंधित है, सारे के सारे कथक से संबंधित है। ठीक है। और कथक कहाँ का पे होता है, तो कथक आप देखोगे तो कथक जो है वो केरला में होता है। कथक केरला में, यूपी में भी होता है, यूपी में। ठीक है। वैसे तो कथक मुझे लग रहा है केरल में नहीं होता, यूपी में ही होता है। ठीक है। तो कथक से संबंधित है शोभना नारायण, माया राव और कुमुदी लाखिया। कुमुदी लाखिया जो हैं इनको अगर आप देखोगे 2025 में मैंने आपको बताया था कि 7 लोगों के पद्म विभूषण दिया गया। क्या दिया गया है,
पद्म विभूषण दिया गया है। तो इसमें कुमुदी लाखिया शामिल है और इनको पोस्टुमसली दिया गया है। पोस्टुमसली मतलब है कि मरणोपरांत दिया गया था। और ये किससे संबंधित थी? तो ये आर्ट से संबंधित थी और ये है कहाँ की? ये गुजरात की, गुजरात की। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारत लंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री जयशंकर ने मार्च 2023 में जेफ्री बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जेफ्री बाबा कौन थे? तो इसका सही आंसर है श्रीलंकाई वास्तुकार, मतलब श्रीलंकन आर्किटेक्ट थे। ठीक है, देखिए 2025 में अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका ने पीएम मोदी को क्या दिया है? तो वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड जिसका नाम है मित्र विभूषण, मित्र विभूषण वहाँ का नाम है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सो हेलो, आई थिंक आपका जो है आवाज़ मेरी चली गई थी, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि अभी अभी जो पीएम मोदी हैं वो श्रीलंका जब गए थे तो श्रीलंका में वहाँ पे उनका हाईएस्ट अवार्ड, श्रीलंकन गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड जो होता है जिसका नाम होता है मित्र विभूषण, मित्र विभूषण होता है, वो यहाँ पे मोदी जी को दिया गया था। तो ये मैं बता रहा था, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं करा दिया था जब आवाज़ कटी थी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, ये सारी गैसेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रीन हाउस गैसेज में, ग्रीन हाउस प्रभाव में। निम्नलिखित में से कौन अपनी पुस्तक द एल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म ए घोष स्टोरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अरुंधति राय, अरुंधति राय। ठीक है, उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी इन्हीं की एक पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है? तो देखिए, इमरजेंसी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ ताकि जो रेगुलर देख रहे हैं उनको यहाँ पे रिवाइज हो जाए। पहले हमने आपको बताया था कि एक होता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एक होता है, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था होता है स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, या इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, या इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल भी इसी को बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होता है ये आर्टिकल 352 होता है, प्रेसिडेंट रूल 356 होता है और फाइनेंशियल जो है 360 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था, नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगाई गई है और स्टेट इमरजेंसी तो कई बार लगा चुकी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो वो क्या होता है? वो राज्य राज्य क्या होता है? राज्य आपातकाल होता है। ठीक है, या स्टेट इमरजेंसी होता है तो वो आर्टिकल 356 हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत में औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख के अनुसार जिस प्रदेश किसमें स्थित है? तो अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि हम जानते हैं लद्दाख में एक एरिया है लेह, जो कि सबसे ज़्यादा सूखा एरिया हम जानते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये था, आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा आवाज़ कट गई थी तो उसके लिए सॉरी मैं कहूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए यार। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।